निशा बोली, मेरे पापा ने कोई बेईमानी नहीं की, समझिए आप लोगों ने उनका हक छीनना चाहा था, और जब उन्होंने आपसे अपना हक मांगा तो आप लोगों ने ये सब कहानी बनाई ताकि हर जगह उनकी इंसल्ट करवा सकें। आपने उन्हें जलील किया, आप सब ने, ताकि वो अपना हक छोड़ दे तंग आकर। इसलिए आपने उनका जीना हराम करवा दिया। निशा एकदम गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बोली जा रही थी तो अभिमान को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा उसकी बदतमीजी पर। वो बोली, और हाँ भाई, मुझे पता ही था कि ये प्राप्ति की तरफ इशारा करते हुए आपके लिए खुद से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इन्हें टारगेट किया ताकि आपको उसी तकलीफ का एहसास करवा सकूं जो किसी अपने को खोने पर होती है। उसकी इस बात से अभिमान का कंट्रोल एकदम खत्म हो गया और उसने उसे फिर से कंधों से कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा देखकर सब डर गए और निशा भी घबरा गई। अभिमान गुस्से से बोला, तुम्हें पूरा सच नहीं पता है ना, इसलिए सब बिना सोचे बोले जा रही हो। आज मैं बताता हूँ तुम्हें पूरा सच। सुनो, चाचा जी ने घोटाला किया था कंपनी में। उन्हें हमने नहीं बल्कि उनकी लत और लालच ने मारा है। निशा हैरानी से, क्या लालच, लत, ये क्या कुछ भी बोले जा रहे हैं आप? कुछ भी नहीं निशा, सच बता रहा हूँ, सुनो। चाची जी के देहांत के बाद चाचा जी की हालत तो देखी थी ना तुमने। हर रोज वो शराब पीकर आते थे, याद ही होगा ना तुम्हें। तो उनकी आदत उनकी लत में बदलने लगी थी। शराब का डोज हर दिन के साथ बढ़ने लगा था। और सिर्फ शराब ही नहीं, बल्कि जाने कैसे उन्हें जुए की गंदी लत लगने लगी थी। वो अपना सारा बैंक बैलेंस जुए में हार गए थे। जब डैड को उस बात का पता चला तो पहले तो उन्होंने उन्हें प्यार से मनाने की कोशिश की, लेकिन चाचा जी किसी की बात मानने को तैयार नहीं थे। डैड ने जल्दीबाजी में इसलिए तुम्हें हॉस्टल भेजने का फैसला किया था ताकि तुम चाचा जी को उस हालत में ना देख सको। माँ को खो दिया था और अपने डैड के बिगड़ते हालात तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, तो तुम्हें यहाँ से भेज दिया गया। और तुम्हारे जाने के बाद हम सब ने उन्हें हर तरीके से मनाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थे। उनकी लत इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने धोखे से डैड से 50 करोड़ रुपए निकालने के लिए डैड से बैंक के फार्म पर साइन ले लिए थे, किसी कंपनी से डील का बहाना बनाकर। और डैड को अपने छोटे भाई पर इतना ज़्यादा अंधा विश्वास था कि उन्होंने एक बार पेपर्स पढ़े भी नहीं। और चाचा जी ने वो सारे पैसे भी जुए में गंवा दिए। वो तो सारी प्रॉपर्टी तक के नकली पेपर्स बनाकर बैठे थे डैड से साइन करवाने के लिए। वो तो भगवान को शायद कुछ और मंजूर था, इसलिए वो पेपर्स मेरे हाथ लग गए और मैंने यूं ही कैजुअली उन्हें पढ़ लिया और डैड को बताया। नहीं तो सारी प्रॉपर्टी भी उनकी लत की शिकार हो जाती और हम सब सड़क पर आ जाते। तब डैड ने उन्हें घर में बंद कर दिया ताकि वो इस सबसे दूर रहे, लेकिन उनसे रहा नहीं जाता था दोनों चीज़ों के बिना, और वो डिप्रेशन में जाने लगे। डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने डॉक्टर पर हमला कर दिया। उन्होंने डैड तक पर बंदूक तान दी थी ताकि उन्हें जान से मार दें और पैसे भी लें, लेकिन हमने नहीं किया ऐसा। कोई ऐसी कोशिश नहीं थी निशा जो हमने नहीं की। पर वो खुद से फ्रस्ट्रेट हो गए और एक दिन फांसी लगा ली बंद कमरे में। तुम्हें जो भी बताया गया वो सब झूठ था। तुम्हारी मौसी ने तुम्हें ये सब कहानी सुनाई, हमारे खिलाफ भड़काया। ये सब सुनकर निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। अभिमान आगे बोला, तुम्हें पता है चाचा जी की इस लत की खबर हर जगह फैल गई और कोई भी कंपनी हमारे साथ काम करने को तैयार नहीं थी। ये कहते वो लोग हमारी कंपनी में बेईमान लोग रहते हैं, नशेड़ी लोग रहते हैं, कहीं हम उनके पैसे ना खा जाएं। ये सब डैड को सुनना पड़ता था। कितनी जिल्लत उठानी पड़ी उन्हें, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सबका विश्वास जीता, अपनी मेहनत के आगे अपनी रातों की नींद को गिरवी रखा। तब जाकर सब रिकवर हुआ और वो 50 करोड़ को भी रिकवर किया, लेकिन कभी चाचा जी के लिए एक गलत शब्द नहीं निकाला मुंह से। उन्हें अपने भाई के जाने का कितना दुख हुआ ये बस वही जानते हैं। निशा ने उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे और अरमान की मौम के भी। इतना सब होने के बाद भी डैड ने तुम्हारी पढ़ाई और बाकी सारे खर्चे उठाए, और बदले में तुमने क्या दिया? नफरत। हमसे सारे कांटेक्ट खत्म कर दिए, है ना? और आज जब तुम वापस आई हो तो ऐसे। इतना बोलकर अरमान ने उसे छोड़ दिया और चुप हो गया। निशा कुछ नहीं बोल रही थी अभी, वो बस सुन्न हो गई थी सब सुनकर। और फिर वो एकदम से जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ से प्राप्ति की आंख खुल गई। सब लोग अभी इमोशनल थे।
अभिमान ने उसे भाव से पकड़कर उठाया और उसके आंसू पोंछे और बोला, बस करो निशा, रो मत। जो हो गया वो हो गया। अब लेकिन हमारा रिश्ता तो नहीं टूटा ना। निशा झट से उसके सीने से लग गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बिना सच जाने ये सब। आई एम सॉरी भाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। अभिमान ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, कोई बात नहीं बेटा, आई नो कि तुम्हारा ब्रेन वॉश किया गया था, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। निशा फिर अभिमान के डैड के पास गई और हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए बड़े पा, मैं अनजाने में ही आप सबको अपना दुश्मन समझ बैठी थी, जबकि आप ही तो मेरे अपने थे। मैंने बिना सोचे समझे आप लोगों को कितना बुरा भला बोला। आप सबका बुरा चाहा मैंने। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बड़ी पा। प्राप्ति सब कुछ देख रही थी, सुन रही थी, बस चुपचाप लेटी रही वो। उन्होंने उसके हाथ को खोला और बोले, बस करो बच्चे, हमें पता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। तुमने बस जो सुना उस पर यकीन कर लिया। लेकिन बच्चे, एक बार हमसे पूछ तो लेती, हमसे बात करती, शायद आज यहाँ तक बात आती ही नहीं। निशा फिर से रोने लगी तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और बोले, बस करो बच्चे, अब मत रोना। हाँ, बस एक चीज तुमने गलत कर दी, जो तुमने प्राप्ति को टारगेट किया। उनकी बात सुनकर सब उनकी तरफ देखने लगे। वो आगे बोले, क्योंकि बेटा प्राप्ति हमारे लिए अब हमारे घर की सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर है, अभिमान से भी ज़्यादा। यह सुनकर सबके चेहरे पर एक चमक आ गई थी, खासकर अभिमान के डैड आगे बोले, क्योंकि प्राप्ति बिटिया नहीं, हमारी जिंदगी से निराश और हारे हुए अभिमान को दोबारा से जिंदगी जीना सिखाया है। और दूसरी बात, वह अब हमारे घर की लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, हर देवी का रूप है। इसलिए हम सब उसके दिल से बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हर किसी को जो हमसे जुड़ा है करनी चाहिए। इस बार तो हम तुम्हें माफ कर देते हैं, क्योंकि तुम भी हमारे घर की बेटी हो, लेकिन अगली बार ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। उन्होंने बड़े प्यार से उसे समझाया और निशा ने भी मुस्कुराकर उनसे कहा, जी बड़े पा, इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दीजिए आप लोग। फिर वो अभिमान की मॉम के पास गई और उनसे भी माफी मांगी तो उन्होंने भी उसे माफ कर दिया और गले से लगा लिया। सबके साथ गिले शिकवे खत्म कर लिए थे उसने। अभिमान की नज़र प्राप्ति पर पड़ी तो उसने देखा कि प्राप्ति जाग रही है और उनकी तरफ देख रही है, शायद काफी देर से। अभिमान जल्दी से उसके पास गया और बोला, तुम उठ गई जानम। प्राप्ति ने हाँ में गर्दन हिलाई और थोड़ा सा मुस्कुराई। अभिमान ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, अभी जल्दी से उठकर कुछ खा लो, जब से होश में आई हो तुमने कुछ नहीं खाया है, ऐसे वीकनेस हो जाएगी ना। इतना कहकर उसने उसे कंधे से उठाकर पीछे तकिया रखकर उसे बिठा दिया। तभी निशा जल्दी से वहां आ गई और प्राप्ति के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही अपमान कुछ बोलने को हुआ तो निशा ने कहा, रुकिए भाई, मैं अपना इंट्रो खुद दूंगी भाभी को। तो प्राप्ति धीरे से बोली, मैं सब जानती हूँ। और ऐसा उसने थोड़ा सीरियस होकर कहा, जिससे निशा को लगा कि सब कुछ जानने के बाद शायद वो मुझसे नाराज है। तो उसका मुंह उतर गया। फिर प्राप्ति ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, इधर आओ मेरे पास। वो उसके सामने गई तो प्राप्ति ने उसे हक कर लिया और सब हैरान रह गए उसके ऐसा करने से, और निशा भी। लेकिन वो खुश भी हुई। प्राप्ति ने उसे खुद से अलग किया तो निशा हंसने लगी। प्राप्ति उसके गाल को छूते हुए बोली, मैं तो मजाक कर रही थी, मेरी छोटी सी प्यारी सी ननद। तो निशा पहले तो मुस्कुरा रही थी, फिर थोड़ी सीरियस होते हुए बोली, सॉरी भाभी, मैंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी बिना आपके बारे में कुछ भी जाने, जबकि आपकी तो कोई गलती नहीं थी इसमें। हाथ जोड़ते हुए, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। अगर आप मुझे सजा भी देना चाहेंगी तो मैं हंसकर आपकी सजा भुगतने को तैयार हूँ, ताकि मेरा ये पाप थोड़ा ही सही कम हो सके। तो प्राप्ति ने उसके हाथों पर अपने हाथ रखे और बोली, कोई बात नहीं निशा, तुमने जो भी किया वो अनजाने में किया ना, और अनजाने में हुई गलती तो भगवान भी माफ कर देते हैं। इसलिए कोई भी तुमसे नाराज नहीं है अब। उसने अभिमान की तरफ देखा तो अभिमान ने आमे सिर हिलाया मुस्कुराते हुए। तो निशा भी खुश हो गई और अभिमान की तरफ देखते हुए बोली, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी भैया, मेरी भाभी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। आई मीन कितनी खूबसूरत है, और उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छी। किस्मत बहुत अच्छी है भाई आपकी। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, आपको कोई अलग नहीं कर सकता। सब लोग मुस्कुरा दिए उसकी बात पर
अब माहौल एकदम लाइट हो गया था। सबने मिलकर अब जाकर कुछ खाया। फिर निशा को सबसे मिलवाया गया, प्राप्ति की मम्मी पापा से, अलका से और कुशांग से भी। प्राप्ति की मम्मी घर चली गई अब, क्योंकि जहान के पास कोई नहीं था तो वो गई। और जहान फिर से पूछने लगा तब उन्होंने उसे कहा, मम्मी पापा की तबीयत खराब थी तो वो डॉक्टर के पास हैं, बहुत जल्दी घर आ जाएंगे। तो वो भी मान गया। फिर उसने उन दोनों से फोन पर बात की और प्राप्ति तो उसकी आवाज़ सुनकर रोने लगी थी, पर उसने इसे महसूस नहीं होने दिया। फिर अरमान ने बात की और प्रॉमिस किया कि जल्दी से वो घर आएगा और फिर उसके लिए बहुत सारे टॉयज और चॉकलेट्स लेकर आएगा। तो वो खुश हो गया। निशा को जहान के बारे में कंफ्यूजन थी, तो इसलिए अरमान ने उसे सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वो भी खुश हुई। अब सब ठीक था। अभिमान और प्राप्ति की रिकवरी होने लगी थी और फाइनली आज इतने दिनों बाद वो लोग घर जाने वाले थे, डिस्चार्ज होकर। सब बहुत खुश थे अब। प्राप्ति के मम्मी पापा ने सबसे पहले उनके घर जाने के लिए कहा, क्योंकि वो रास्ते में ही पड़ता था, तो सबकी थोड़ी रेस्ट हो जाएगी और छोटा सा गेट टुगेदर हो जाएगा। ये आइडिया अलका का था, तो सब मान भी गए। सब लोग गाड़ी में बैठकर निकल गए। अलका पहले ही घर चली गई थी, सबके लिए खाना बनाने और तैयारी वगैरह करने। जब तक सब पहुंचे, सबसे पहले तो अलका ने प्राप्ति और अभिमान की आरती उतारी, नजर उतारी, फिर सबको अंदर आने दिया। जहान भागते हुए अभिमान और प्राप्ति से जा चिपका। उन दोनों ने भी उसे कसकर गले से लगा लिया। जहान बहुत खुश था आज। फिर सब लोग बैठ गए और बातें करने लगे। जहान तो निशा के साथ बहुत जल्दी घुल मिल गया। वो दोनों रूम में खेल रहे थे। निशा उसके साथ एकदम बच्चों जैसे खेल रही थी, मस्ती कर रही थी। दोनों बुआ भतीजा। निशा उसके लिए चॉकलेट भी लाई थी, जिसे देखकर तो जहान का चेहरा खिल गया और उसने उसे हक कर लिया। थोड़ी देर बाद अलका और निशा ने मिलकर खाना लगाया टेबल पर और सब लोग बैठ गए। सब खाना खाने लगे, बातें करने लगे। आज बहुत दिन बाद सबके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी और अब सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि अब कोई परेशानी ना आए। बस। अभिमान के डैड बोले, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें इन दोनों की शादी जितनी जल्दी हो कर देनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चों पर कोई मुसीबत आए। क्यों, सही कहा ना? उन्होंने प्राप्ति के पापा की तरफ देखते हुए कहा, तो उन्होंने भी हामी भरी उनकी बात पर और बोले, बस अब तैयारी शुरू कर देते हैं हम लोग शादी की। अब हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और जब तक शादी नहीं हो जाती अभिमान और प्राप्ति घर पर ही रहेंगे। कोई भी कहीं नहीं जाएगा दोनों में से, खासकर काम पर तो बिल्कुल नहीं। उनकी इस बात पर तो सबने ही सहमति जताई। जिससे अभिमान और प्राप्ति ने कुछ कहना चाहा तो दोनों को सबने चुप करवा दिया, खासकर अभिमान को, जिस पर वो अब कुछ बोल ही नहीं सका और चुपचाप खाना खाने लगा। फिर अभिमान अपनी फैमिली को लेकर घर के लिए निकल गया, प्राप्ति को ध्यान रखने का बोलकर और कुछ हिदायतें देकर सेहत के बारे में। और प्राप्ति ने हाँ में बस गर्दन हिलाई और हामी भरी। अब शादी में बस एक हफ्ता बचा था। तैयारी जोर शोर से चल रही थी दोनों तरफ। अभिमान और प्राप्ति अब काम पर नहीं जाते थे, घर ही थे। तो अभिमान बस बार बार प्राप्ति को फोन करते रहता, कभी वॉइस कॉल तो कभी वीडियो कॉल, जिस पर सब उसे टीज भी करते, लेकिन वो कहाँ सुनता किसी की। ऐसे ही करते करते अब सिर्फ 2 दिन बचे थे शादी में। उधर आभास और पल्लवी को भी खबर मिल चुकी थी दोनों के ठीक होकर आने की और शादी की भी। आभास ने तो कितनी बार कोशिश भी की थी प्राप्ति से मिलने की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब हो रही थी और वो अब फ्रस्ट्रेट हो रहा था, खासकर शादी के बारे में जानने के बाद। आज मेहंदी की रस्म होने वाली है और दोनों घर में उसी की तैयारियां चल रही थी। पहले अभिमान के हाथ में मेहंदी लगेगी, फिर वही मेहंदी प्राप्ति के हाथों में रचाई जाएगी। तो अभिमान तो बहुत एक्साइटेड था आज। वो प्राप्ति को वीडियो कॉल करके उससे सजेशन मांग रहा था रेडी होने के लिए। प्राप्ति ने भी उसे अच्छे से गाइड किया और आउटफिट तो पहले ही डिसाइड थे दोनों के, सेम टू सेम हर फंक्शन के लिए। वो तैयार हो गया और तभी उसके रूम में निलय आ गया और उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ और बोला, अरे वाह मेरे दूल्हे राजा, क्या जच रहे हो आज। शादी की खुशी का नूर तो चेहरे पर ऐसे ग्लो कर रहा है जैसे किसी ने चेहरे पर फेयर एंड हैंडसम लगा दी हो। ऐसा कहकर वो हंसने लगा और अम्मान ने उसके पेट पर मुक्का मारा और बोला, अबे कमीने, ये कैसा घटिया एग्जाम्पल था
तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना खराब है आज भी। तो नीलय बोला, मजाक से हटकर बोलूं यार, आज सच में बहुत खुश हूं मैं तेरे लिए। फाइनली आज तेरा सपना सच होने जा रहा है। तुझे तेरा प्यार बहुत जल्द मिलने वाला है। ये सोचकर मैं इतना खुश हो रहा हूँ कि पूछ मत। वो दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी निशा विमान के रूम में आई और उसे तैयार हुआ कि नहीं ये पूछने। और जैसे ही उसने निलय को देखा वो एकदम से सीरियस हो गई, जबकि अभी तक वो एकदम चहकती हुई आ रही थी वहां। अभिमान ने भी ये नोटिस किया। उसके आते ही निलय बोला, ठीक है अभिमान, मैं जरा नीचे जाता हूँ। तू तैयार तो हो ही गया है, सीधा नीचे आ जाना, मैं चलता हूँ। कहते हुए वो जाने लगा तो अभिमान की आवाज़ ने उसे रोक लिया। रुक निलय। तो निलय वहीं थम गया। अभिमान उसके पास गया और उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और बोला, कुछ कहना नहीं चाहते तुम निलय? खाली भाव से बोला। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना अभिमान। अभिमान बोला, कोई सफाई नहीं चाहता तू निशा से? नहीं अभिमान, कहा ना मैंने, मुझे किसी से कोई सफाई नहीं चाहिए, क्योंकि सफाई भी अपनों से मांगी जाती है। वो निशा की तरफ देखते हुए बोला, जो कि एक हाथ से उसकी तरफ देख रही थी। जहाँ कोई रिश्ता ही नहीं बचा, वहाँ किसी बात का कोई मतलब ही नहीं है। अभिमान ने कहा, एक बार बात करके तो देख ले, शायद कोई आस बाकी हो अभी। नीला टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, नहीं अभिमान, जो रिश्ता मर चुका हो उसकी चिता तक जला दी गई हो, वहाँ की आस बाकी रहेगी, तू बता। और इसने जो किया मैं शायद माफ कर देता, लेकिन इसने प्राप्ति भाभी को निशाना बनाया, इस मासूम को, जो एक चींटी तक को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, उनका बुरा चाहा। वो तो उस दिन भगवान की कृपा से हमने इसे देख लिया और भाभी की हालत को संभाल लिया गया, वरना इसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी ना उनकी जान लेने में। बस इसलिए मैं इसे माफ़ नहीं कर सकता, और माफ़ तो शायद कर भी दूँ, लेकिन कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैं जानता हूँ अभिमान, ये तुम्हारी बहन है, इसलिए तुम इसे माफ़ भी कर सकते हो और तुम्हें इसलिए बुरा भी लगता है, पर सच में मेरे मन में अब इसके लिए कोई जगह नहीं है। मेरे लिए अब यह सिर्फ तुम्हारी बहन है, इससे ज़्यादा और कोई वास्ता नहीं है। और वैसे भी मैंने निशा को बता दिया है कि मेरी लाइफ में किसी की एंट्री हो चुकी है जो मेरे लिए बेस्ट है। इतना सुनते ही निशा की आंखों से आंसू टपकने लगे। जब अभिमान ने देखा तो उसे बुरा भी लगा। उसने निशा के आंसू पोंछे और बोला, किसकी एंट्री हुई है निलय? विद्या की। निलय बोला तो ईमान हैरान रह गया सुनकर। वो बोला, विद्या? लेकिन कब, कैसे? शायद पहले दिन से ही जब उसे मिला था उसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई थी मेरे मन में, पर समझ नहीं पाया। पर जब वो छुट्टियां लेकर फौरन गई अपने पेरेंट्स के पास, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। मैंने फ़ोन करके उसे बताने की कोशिश भी की, पर बता नहीं पाया था। फिर सोचा जब वो आएगी यहाँ तभी बता दूंगा अपने दिल की बात। बस उसके आने की आस में ही अपने दिल में ये बात छुपाए रखी है मैंने। अभिमान के कंधे पर हाथ रखकर, जानता हूँ मैं तुझे बुरा लग रहा है, मुझ पर गुस्सा भी आ रहा होगा, पर मैं झूठ नहीं बोलना चाहता यार। मैं अगर आज इससे झूठा रिश्ता जोड़ भी लूँ, तब भी मैं उस रिश्ते को दिल से नहीं निभा सकता। पूरी जिंदगी निशा उस रिश्ते में घुटती रहेगी। इसलिए इससे बेटर सब यहीं ख़त्म कर दें। निशा अच्छी लड़की है, इसके लिए कोई अच्छा लड़का ज़रूर बना होगा, पर वो मैं नहीं हूँ यार। इसलिए सब बात साफ कर दी मैंने आज तेरे सामने। हो सके तो मुझे समझने की कोशिश करना। मैं नीचे जा रहा हूँ, अभी तू आ जाना। इतना कहकर वो नीचे चला गया और अभिमान ने निशा की तरफ देखा तो वो बस खड़ी थी सोने के भाव के साथ। अभिमान ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा तो वो झट से उसके सीने से लग गई। अभिमान बोला, चिंता मत करो निशा, मैं तुम्हारे लिए इस फटीचर से भी अच्छा लड़का ढूंढूंगा। अब देखना तुम, बिल्कुल राजकुमार जैसा, जो तुमसे बहुत प्यार करेगा। तो निशा वैसे ही बोली, जितना आप भाभी से करते हो उतना ही क्या? अभिमान हंसने लगा और बोला, हाँ बिल्कुल ऐसा ही, जो तुम्हें एकदम प्यार से फूलों की तरह रखेगा। इसीलिए अब परेशान नहीं होना, रोना नहीं, बस खुश रहना है। तो निशा भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ भाई, अब मैं बस खुश रहूंगी। आज तो वैसे भी इतनी खुशी का दिन है, तो मैं क्यों रोऊंगी भला? रोए मेरे दुश्मन। तो अभिमान भी मुस्कुरा दिया और उसका माथा चूमा और बोला, दैट्स लाइक माई गुड गर्ल। चलो अब तुम जाओ नीचे, मैं बस 2 मिनट में आया, मॉम से कहना। जी भाई ठीक है, जल्दी आइए, सब आपका ही वेट कर रहे हैं, बस रस्म शुरू करने के लिए। इतना कहकर वो चली गई और अरमान ने खुद को आईने में देखा और ब्लश करते हुए बोला, वाह क्या बात है जानम, कुछ तो बात है तुम्हारे इश्क में, जो मेरे चेहरे पर यह नूर बिखरा पड़ा है आज।
मतलब खुशी की हद क्या होती है आज पता चल रही है मुझे। तुम भी तो ऐसे ही चमक रही होगी ना आज। मन कर रहा है वहां आकर तुम्हें देखूं और तुम्हारी नजर उतार दूं, पर क्या करूं, नहीं आ सकता यार। पर अपनी आंखों में तुम्हारा वो चेहरा तो जरूर देख पा रहा हूं मैं, जो मेरे नाम के श्रृंगार से दमक रहा है आज। बस अब तो इंतजार की घड़ियां गिनती की रह गई हैं जानम, और ये गिनती बहुत मुश्किल लग रही है मुझे अब। इतना कहकर वो मुस्कुराया और नीचे को चल दिया। उधर हमारी प्राप्ति भी तैयार हो रही थी, ग्रीन कलर के लहंगे में एकदम परी लग रही थी। और अलका उसके तैयार करते हुए बोली, हाय हाय, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए तुझे प्राप्ति, कितनी खूबसूरत लग रही है तू आज। अरमान जी तो अगर तुझे देख लेना तो आज ही फेरे ले ले, वो उसके साथ मस्ती करते हुए बोली। तो प्राप्ति बोली, क्या दी आप भी, बहुत मस्ती आती है ना आपको। एक बार मैं आपकी जगह और आप मेरी जगह आए ना तो बताऊंगी मैं आपको, देखिएगा। तभी उसकी आंखों पर किसी ने आकर हाथ रख दिया। प्राप्ति को समझ में नहीं आया कि यह कौन है। तो अलका ने कहा, पहचाना प्राप्ति। प्राप्ति मुंह बनाते हुए बोली, नहीं दी, अजनबियों को मैं नहीं पहचानती। तो अलका मुस्कुरा दी और आंखों से हाथ हटाते हुए विद्या बोली, अरे ये क्या बात हुई, कुछ देर के लिए मैं गई यहाँ से तो तूने अजनबी बना दिया मुझे, हूँ। प्राप्ति उसके सर पर चपत मारते हुए बोली, और नहीं तो क्या, जाने का मतलब यह थोड़ी होता है कि इंसान पूरी तरह से ही भूल जाए किसी को। एक कॉल तक नहीं किया जाकर वहाँ ऐसे दोस्ती निभाते हैं भला। विद्या बोली, हाँ यार, पर क्या करती मैं, मेरा फ़ोन टूट गया वहाँ जाते ही, और नया लिया पर नंबर रिकवर नहीं हुए उसमें, इसलिए तो उसे कांटेक्ट नहीं किया था। और ऊपर से मम्मी ने वापस आने से साफ मना कर दिया था, कहती यहीं रहे हमारे पास। वहाँ क्या रखा है तेरा, बड़ी मुश्किल से मनाया यार, कसम दे देकर मत पूछ। वापिस आ गई हूँ यही बहुत है मेरे लिए। और यहाँ पहुँचते ही पता चला कि तेरी मेहंदी है, और तेरे एक्सीडेंट के बारे में सुनकर तो मेरा दिल बैठ गया था। पता है मैं तुझे ठीक देखकर इतनी रिलैक्स हूँ कि बता नहीं सकती। इतना बोलकर उसने उसे हक कर लिया और इमोशनल हो गई। तो प्राप्ति ने उसे कंसोल किया कि वो ठीक है, बिल्कुल। अभी वो अभिमान के घर से मेहंदी आने का वेट कर रहे थे ताकि रस्म शुरू कर सकें। तब तक अब अपना नाच गाना वगैरह कर रहे थे। उधर अरमान नीचे आया तो सब लोग उसे देखकर खिल गए, क्योंकि वो जच रहा था आज। फिर वो बैठा और उसके हाथों में थोड़ी मेहंदी लगाई, और फिर सब लेडीज नाचने गाने लगी। खाने का अरेंजमेंट भी था तो सब खाने पीने भी लगे, और मेहंदी को निलय लेकर निकल गया प्राप्ति के घर के लिए। अरमान ने अपने हाथ में बड़े प्यार से प्राप्ति का नाम लिखवाया था और उसे बड़े प्यार से निहार रहा था। सुमित उसे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। तो अभिमान बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे। नहीं नहीं तो सर, मैं आपको घूर नहीं रहा, बस ऐसे ही, मैं तो वो। अभिमान हंसने लगा और बोला, अरे यार घबराओ मत, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा हूँ, चिल करो। सुमित मुस्कुरा दिया और अभिमान ने उसे जाकर खाने पीने को कहा तो बस भागा वहां से। ये देखकर अभिमान जोर से हंसने लगा। उधर नीला मेहंदी लेकर प्राप्ति के घर पहुंचा, और सामने जैसे ही उसने विद्या को देखा तो उसकी आंखें खुशी और हैरानी के मारे फैल गईं, और वो वहीं थम सा गया। नीले वहीं खड़ा बस विद्या को देखे जा रहा था। वो भूल गया था कि यहाँ वो किस काम से आया है। तभी प्राप्ति की मम्मी का ध्यान उसकी तरफ गया तो वो उसके पास आई और बोली, अरे बेटा निलय, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर तो आओ ना। उनकी आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी और वो हड़बड़ाते हुए बोला, जी नहीं आंटी, मैं तो बस वो डेकोरेशन देख रहा था। बहुत अच्छा सजाया है आप लोगों ने, सच में। प्राप्ति की मम्मी मुस्कुरा दी और बोली, धन्यवाद बेटा, पर यहीं खड़े देखते रहोगे क्या, अंदर आओ ना। तो नीला उनके हाथ में मेहंदी थमाकर उनके पीछे पीछे चल पड़ा, और उन्होंने उसे वहां बैठने को बोला और अलका से उसके लिए स्नैक्स वगैरह लाने को कहा। नीला वहीं बैठ गया और सामने खड़ी विद्या को देखे जा रहा था। विद्या अपने ध्यान में काम कर रही थी तो उसका ध्यान नहीं था उसकी तरफ। अलका निलय के लिए कोल्ड ड्रिंक और कुछ स्नैक्स लेकर आई, और उसने नोटिस किया कि निलय किसी एक जगह ही देखे जा रहा है। जब उसने देखा तो वो मन ही मन मुस्कुराई और बोली, निलय जी पहले थोड़ा खा लीजिए, फिर आराम से बैठकर देखते रहिएगा, ठीक है। निलय ने भी बिना ध्यान दिए ही बोल दिया, और जैसे ही वो अपनी बात पर गौर किया तो वो झेप गया और नीचे ध्यान कर लिया। अलका मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। तभी विद्या का ध्यान निलय की तरफ गया। वो उसे मिलने के लिए सामने से आ गई। निलय खुश भी हुआ और थोड़ा नर्वस भी।
विद्या ने आकर उसे हेलो बोला तो नीला एकदम अनजान बनने का नाटक करते हुए बोला, ओह हेलो, आप कब आई वापिस? विद्या बोली, जी आज ही आई हूँ। अपनी प्राप्ति का एक भी फंक्शन मिस नहीं करना चाहती थी मैं, तो बस भागकर आ गई। नीला मुस्कुराया और बोला, अच्छा किया ना आप आ गई। मुझे तो लगा था आप वापस आने के बारे में भूल ही गई हैं, और हम सबको भी। विद्या हैरानी से उसे देखने लगी तो वो बोला, मतलब वो हम सब आपको मिस करते थे ना, इसलिए बस। विद्या मन में मुस्कुराने लगी और बोली, जी अब मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जाने वाली। इतना कहकर वो मैं आती हूँ प्राप्ति को लेकर बोलते हुए वहां से चली गई। और नीला का तो मानो दिन बन गया था, क्योंकि उसने विद्या की आंखों में एक इनडायरेक्ट सा इकरार देख लिया था। फिर प्राप्ति को लाया गया बाहर, जहां उसे बिठाकर मेहंदी की रस्म करनी थी। सब लोग बहुत खुश थे, खासकर प्राप्ति के मम्मी पापा। प्राप्ति को बिठाकर मेहंदी लगानी शुरू की गई। नीला भी वहीं था। वो प्राप्ति से बोला, भाभी आपकी एक फोटो ले लूं क्या मैं? वो अभिमान ने स्पेशली कहा है मुझे, अगर नहीं लेकर गया तो वो छोड़ेगा नहीं मुझे। प्राप्ति ने मुस्कुराकर हामी भर दी तो नीला ने उसकी प्यारी प्यारी 2-3 फोटोज ले ली और चुपके से उसने विद्या की भी फोटोज ले ली थी। फिर वो वहां से चला गया। उधर एक तरफ आभास और पल्लवी बस अपनी किस्मत को कोस रहे थे। आभास गुस्से में था। वो बोला, क्या करूं मैं आखिर? मेरी हर कोशिश बेकार हो जाती है प्राप्ति तक पहुंचने की। वो अभिमान हर तरह से अलर्ट रहता है प्राप्ति को लेकर, लेकिन मैं भी हार नहीं मानने वाला। आज मेहंदी है ना उनकी, होने दो खुश उस अभिमान को, ये सोचकर कि वो प्राप्ति के साथ जिंदगी बिताने वाला है। पर मैं उसकी प्राप्ति से शादी तो हरगिज नहीं होने दूंगा। सिर्फ सपने सजाता रह जाएगा वो अभिमान। नहीं होने दूंगा मैं प्राप्ति को किसी और की, कभी नहीं। पल्लवी बोली, कोई फायदा नहीं होने वाला आभास, रहने दो ये सब। अब हमारा कोई प्लान काम नहीं आने वाला। आभास बोला, कैसे छोड़ दूं? मैं किसी कीमत पर प्राप्ति को नहीं छोड़ने वाला। और रही बात प्लान की, तो वो तो मैंने ऐसा सोच कर रखा है कि वो अभिमान खुद अपने मुंह से प्राप्ति से कहेगा मुझसे शादी करने के लिए। देखना तुम, इस बार आर्या पार होकर रहेगा। इतना कहकर वो हंसने लगा और पल्लवी को वो समझ में नहीं आया। आवाज आगे बोला, बस 2 दिन बाद ठीक शादी के दिन ही मैं अपना आखिरी दांव खेलूंगा, और जिसमें जीत भी मेरी होगी। इतना कहकर वो अपने घर चला गया। पल्लवी से बस वेट एंड वॉच कहकर नीलम वापस आया और सबसे पहले अभिमान ने उसे धर दबोचा कि जल्दी से बस फोटोज दिखा दे प्राप्ति की। लेकिन नीलम भी शरारत के मूड में था शायद। वो बोला, सॉरी यार, भाभी तो बिजी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं फोटोज नहीं ले पाया। लेकिन अभिमान को पता था कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए वो उसे पकड़कर बोला, झूठ मत बोल साले, पाप लगेगा तुझे। जल्दी से मुझे फोटोज दिखा दे यार, जल्दी से। कब से तेरा वेट कर रहा हूँ मैं, पता है। तभी बॉम आई और बोली, नीले बेटा दे दो इसे फोटोज, इतना डेस्परेट है कि खाना तक नहीं खाया तेरे इंतजार में। जैसे वो पुराने जमाने में लोग अपने महबूब की चिट्ठी पढ़ने के लिए डाकिया का इंतजार करते थे ना, वैसे ही आज तेरा इंतजार कर रहा था। तो नीला बोला, भाई तो देखो आंटी, आज तक इसने ऐसे कभी मेरा इंतजार नहीं किया होगा इतनी शिद्दत से। आज अपना मतलब है इसलिए मेरा वेट कर रहा था। अभिमान बोला, छोड़ ना यार, जल्दी से दे दे फोटोज। नीला बोला, ठीक है देता हूँ, पर एक शर्त है। इसमें कौन सी शर्त भला? मैंने ही तो कहा था ना तुझे फोटो खींचने के लिए। चल अब दे दे पहले शर्त, नीला बोला। तो अभिमान बोला, ठीक है बक जल्दी। नीला बोला, गाना गाकर सुना। अभिमान को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो मान गया और गाने लगा। और गाते गाते वो नीला के पास आया और चोरी से उसका फोन उसकी जेब से निकाल कर भागा, और नीला उसके पीछे। अभिमान सीढ़ियों की तरफ भागा तो नीला भी और बाकी सब बस उन पर हंस रहे थे खड़े खड़े। अभिमान ने एक रूम में जाकर अंदर से लॉक कर लिया और नीला जाकर दरवाजा खटखटाने लगा और बोला, अभिमान दरवाजा खोल, मेरा फोन वापस कर मुझे। रुक तो जा यार, पहले मैं अपनी जानम की फोटो तो देख लूं, जिसके लिए तूने मुझे इतना भगाया और डांस भी करवाया है। अब मेरे हाथ आया है फोन तो ऐसे थोड़ी दे दूंगा। कहते हुए उसने उसके फोन की गैलरी खोली, क्योंकि उसके पास पासवर्ड था नीले के फोन का। नीले बाहर चिल्ला रहा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं अभिमान विद्या की फोटो देखकर उसकी टांग खिंचाई करेगा। और अभी वो ये सोच ही रहा था कि तभी अंदर से अभिमान की आवाज आई, क्योंकि विद्या की फोटो सबसे ऊपर थी। अभिमान इतराते हुए बोला, ओए होए, तभी मैं सोचूं कि जनाब अपना फोन क्यों नहीं दे रहे हैं, इसमें अपना खजाना भी छुपा कर रखा है। अच्छा बच्चों,
अब तू देख मैं क्या करता हूँ। तभी नीलय रिक्वेस्ट करते हुए बोला, अभी यार कुछ मत करना प्लीज, मैं अभी भाभी की फोटो तुझे फॉरवर्ड करता हूँ। ना ना, वो तो मैं करने लगा हूँ, पर उससे पहले मुझे एक काम और करना है। अभी तू देख बेटा, मुझे तड़पाया था ना मेरी जानम की फोटो के लिए, अब तो तुझे भी इसका थोड़ा मजा लेना होगा। कहते उसने उसके फोन में से प्राप्ति की फोटोज निकाली और देखते ही बस जम गई उसकी आंखें उसकी तस्वीर पर। इतनी प्यारी लग रही थी वो, लेकिन इस वक्त फोटो निलय के फ़ोन में थी, तो पहले उसने अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र की और साथ ही निलय के फ़ोन से डिलीट की, और उसके साथ साथ उसने विद्या की फ़ोटो भी अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर ली और उसके फ़ोन से डिलीट कर दी, और दरवाज़ा खोलकर निलय को फ़ोन थमाते हुए बोला, ये ली यार तेरा फ़ोन, मेरा काम हो गया। इतना कहकर वो भाग गया नीचे, और निलय वहीं खड़ा सोचने लगा, किसने क्या किया ऐसा जो इतने आराम से फ़ोन पकड़ा दिया वापस। जब उसे पता चला तो वो पीछे भागा उसके, और दोनों बस पूरे घर में भागते फिर रहे थे। उधर प्राप्ति की मेहंदी की रस्म पूरी हो चुकी थी और उसके हाथों में अम्मान के नाम की मेहंदी लग चुकी थी आखिरकार, और वो अपने रूम में बैठी बस प्यार से उसे निहार रही थी कि तभी अलका उसके लिए खाना लेकर आई और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी, और साथ ही उसे थोड़ा प्यार से टीज करने लगी। उधर अरमान रात के समय प्राप्ति की आज वाली फोटोज को फोन में बस निहारे जा रहा था, बहुत प्यार लेकर अपनी आंखों में, इस आस में कि अब बस इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। नई सुबह हुई नई रस्म की नई खुशियां लेकर, इसलिए सब खुश थे। तैयारियां चल रही थी, आज हल्दी की रस्म थी। निशा भी अपने आउटफिट ज्वेलरी मेकअप वगैरह सब तैयारी में लगी हुई थी, और अरमान की मॉम उसकी एक्साइटमेंट देखकर खुश हुई जा रही थी। वो अपनी तैयारियों में लगी हुई थी, डैड अपने हिसाब से अपना काम कर रहे थे, और अरमान अब खुद ही उठ जाता है क्योंकि अब आखिर उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, तो वो तो एक पल भी मिस नहीं करना चाहता जीने के लिए इन दिनों का। तो वो नीचे आया और देखा सब बिजी हैं और किसी ने नाश्ता अभी तक नहीं किया, तो वो सबको पकड़कर लाने लगा। पहले मम को लेकर आया और उनके हाथ में कोई लिस्ट थी, उसे वहां रखकर उनकी वहां पकड़ते हुए लाया और बोला, मम पहले नाश्ता कीजिए, बाकी सारा काम धाम बाद में, लगे रहना आप। कहते हुए उन्हें जबरदस्ती चेयर पर बिठाया और फिर डैड को लेने गया। वो कैटरर से फोन पर बात कर रहे थे, तो उनको भी खींचते हुए लाया और चेयर पर बिठाया। फिर निशा, जो कि बस अपना ही काम कर रही थी, उसे भी लाया और बोला, यार आप सब तो ऐसे घर में घूम रहे हो जैसे घर के मेहमान हो। अरे काम से पहले खाना जरूरी है, तो अभी चुपचाप सब नाश्ता करेंगे। फिर नौकर ने नाश्ता परोसा तो सब खाने लगे। अयमान के डैड बोले, वैसे एक बात तो इतना काम करने के बावजूद भी थकावट महसूस ही नहीं हो रही है ना? मम्मी बोली, ये बात तो 16 आने सच कही आपने जी। कल से एक अलग ही एनर्जी फील हो रही है मुझे भी। ऐसा लग रहा है जैसे बॉडी रबड़ की बन गई है। कोई थकावट महसूस ही नहीं हो रही है। बस लगता है कि काम करते जाओ बस। हाँ, आप लोगों को तो ये कहाँ से फील होगी थकावट? अब बेटे की शादी जो है। यह बात सुनकर सबने उस तरफ देखा, तो नीला मुस्कुराते हुए खड़ा था, और साथ में उसके सुमित भी था, जो शायद कोई फाइल लेकर आया था अरमान से कुछ डिस्कस करने के लिए। निलय को देखकर निशा पहले तो थोड़ा सा सैड हुई, पर फिर खुद को नॉर्मल कर लिया और मुस्कुराने लगी। बाकी सब उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे, और डैड बोले, अरे आओ ना बेटा, नाश्ता करो दोनों। सुमित तुम भी आओ बेटा। निलय तो बैठ गया, पर सुमित ने अरमान की तरफ देखा तो मम बोली, अरे सुमित बेटा, आज उसकी तरफ मत देखो तुम, आओ और बैठ जाओ। यहाँ ये तुम्हारा बॉस नहीं है, घर पर ये सिर्फ अभिमान है, और यहाँ की बॉस मैं हूँ, तो यहाँ सब मेरी बात मानेंगे, तुम्हारा ये बॉस भी। इसलिए मेरी बात मानो और बैठो। सुमित बैठ गया तो अभिमान मुस्कुराते हुए बोला, अरे सुमित बस करो यार, तुमने तो सबके सामने हिटलर वाली छवि बना दी है मेरी। इतना भी जालिम तो नहीं हूं मैं। सब लोग उसकी बात पर हंसने लगे, और सुमित भी। फिर सबने नाश्ता किया और सुमित अभिमान के साथ ऑफिस का काम डिस्कस करने लगा, और फिर वहां से चला गया। और अभिमान ने उसे शिल्पी को भी शाम को लाने को कहा, तो सुमित ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। उधर भी तैयारियां चल रही थी। विद्या शादी तक प्राप्ति के घर ही रहने वाली थी, तो सब मिलकर नाश्ता कर रहे थे। तभी कुसांग वहां आ गया, उसे अलका से केस खत्म करने वाले पेपर्स पर साइन लेने थे। कुसांग को देखकर प्राप्ति ने अलका को कोनी मारी और मंद मंद मुस्कुराने लगी, जैसे उसे टीज कर रही हो, और अलका ने उसे आंखें दिखाई। फिर प्राप्ति की मम्मी ने उसे नाश्ता करने के लिए कहा।
उसने कहा कि वो घर से करके आया है। तो प्राप्ति बोली, अरे खाकर तो देखिए एक बार, अलका दी ने बहुत टेस्टी पूरी आलू बनाए हैं। ये बर्ड बेस्ड पूरी आलू बनाती हैं, खाकर देखिए, आप इनके फैन हो जाएंगे। फिर धीरे से बोली, मेरे होने वाले जीजू, और फिर से नीचे देखते हुए मुस्कुराने लगी। अलका ने सर दाएं बाएं हिलाया। प्राप्ति की मम्मी ने फिर से कुसांग से कहा तो वो भी बैठ गया। सब लोगों को रियलाइज हो गया था कुसांग के मन में अलका के लिए क्या है, तो सब मन में खुश हो रहे थे उनके लिए। खाना खाने के बाद सब अपने काम में लग गए और कुसांग अलका से पेपर्स पर साइन लेने लगा और बातों बातों में उसने उसके हाथ से बने खाने की तारीफ कर ही दी। प्राप्ति यूं ही कुछ काम कर रही थी कि उसका फोन बजने लगा। उसने देखा तो अभिमान का कॉल था। उसने मुस्कुराते हुए फोन उठाया और धीरे से बोली, हेलो। अभिमान अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला, हाय। ये मीठी सी आवाज, यही तो है मेरे हर दर्द का इलाज। प्राप्ति उसकी इस शायरी पर जोर से हंस दी तो अभिमान बोला, क्या हुआ जानम, मेरी शायरी पसंद नहीं आई क्या? प्राप्ति बोली, जी नहीं मिस्टर खंडेलवाल, बहुत पसंद आई आपकी शायरी, बिल्कुल आपकी तरह प्यारी है। अच्छा जी, तो आपने मान लिया कि मैं प्यारा हूँ? ले, मैं तो कब से मानती हूँ यह बात। अच्छा तो कहा क्यों नहीं फिर कभी? ऐसे ही बस, अगर आपकी तारीफ कर देती तो आप तो बदल जाते, इसलिए नहीं बोला। नहीं जी, होने वाली मिसेस खंडेलवाल, ऐसा कभी नहीं होगा। एक बार तो सूरज ठंडा हो सकता है, बादल बारिश करना छोड़ सकते हैं, पर आपका ये अभिमान कभी नहीं बदलेगा, खासकर आपके लिए तो कभी नहीं। इसलिए आप हमें बस तारीफ के छोटे छोटे डोज देती रहा कीजिए, ठीक है? जी ठीक है जी नौटंकी जी। प्राप्ति अभिमान की इन बचकानी बातों को सुनकर बोली तो अभिमान बोला, वैसे खुश हो ना तुम? अरे आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो मुझसे? नहीं, बस ऐसे ही मेरे मन में आया सवाल तो मैंने पूछ लिया। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, प्राप्ति ने धीमी आवाज में कहा। तो अभिमान एकदम से हैरान और परेशान हो गया और बोला, क्यों, क्या हुआ प्राप्ति? कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? जल्दी बताओ क्या बात है, मुझे टेंशन हो रही है यार, बताओ जल्दी। वो एकदम से पैनिक हो गया था। तो उसे ऐसे देखकर प्राप्ति जोर जोर से हंसने लगी। अभिमान हैरानी से बोला, क्या हुआ प्राप्ति, तुम हंस क्यों रही हो? अरे आप इतना परेशान हो गई इतनी सी बात पर, मैं तो बस मजाक कर रही थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। आप क्यों इतना सोच रहे हैं? सब ठीक है, मत टेंशन लो आप। क्या हुआ जानम, तुम बिना पता है ना, सच में डर गया था कि तुम परेशान हो किसी बात से। ऐसा मजाक मत किया करो यार, अभी हार्ट अटैक आ जाता मुझे। अरे अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं सच में डर गया था, तुम्हारी परेशानी मुझे 100 गुना ज्यादा परेशान कर देती है। प्राप्ति, मैं तुम्हारी खुशी के लिए खुद को भी नीलाम कर सकता हूँ, पर मुझे तुम हर हाल में मुस्कुराती हुई चाहिए हो, खुश चाहिए हो। और मेरी हर खुशी तो आपसे ही जुड़ी है ना, आपके बिना खुशियों का मतलब ही नहीं है मेरे लिए। प्राप्ति प्यार से बोली तो अरमान को बहुत खुशी हुई। प्राप्ति आगे बोली, आप मेरे साथ हो तो मैं बस खुश हूँ, हर हाल में। मेरी दुनिया है आप मान जी, आपके बिना मुझे कोई पूरी दुनिया भी देगा ना, मैं ठुकरा दूंगी। आपसे जरूरी मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, इसलिए अब आप टेंशन नहीं लेंगे, बस खुश रहिए और कुछ नहीं। मैं खुश हूँ जानम, तुम मेरे साथ हो तो मैं बहुत खुशी रहूंगा ना। तुम तो जान हो मेरी, बस 2 दिन बाद मेरे पास आ जाओगी तुम। यह सोचते ही ऐसा लगता है जैसे मैं दुनिया जीत लेने वाला हूँ। अब कुछ और चाहिए ही नहीं, बस तुम आ जाओ मेरे पास। मुझे पूरा कर दो प्राप्ति, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। मैं भी आपके बिना अधूरी ही हूँ। आई लव यू प्राप्ति। आई लव यू टू मान। अभिमान बोला, आज हल्दी की रस्म है ना, तो क्या कहती हो, आऊं मैं तुम्हें अपने हाथों से हल्दी लगाने? जी नहीं, आप अपने घर पर रस्म कीजिए और मैं अपने घर पर करती हूँ। अब हम सीधा शादी पर ही मिलेंगे, समझे आप? क्या यार इतना जुल्म मुझ गरीब पर, कि अब आपके दीदार तक को तरसना होगा हमें? आप अकेले थोड़ी हैं, मैं भी तो साथ ही हूँ ना आपके। आपके बिना मैं भी कैसे रह रही हूँ वो मैं जानती हूँ, पर इंतजार में भी मजा आता है जब पता हो कि आगे आने वाला वक्त कितना खूबसूरत होने वाला है और मेरा खूबसूरत वक्त आपके साथ जुड़ा हुआ है। यह सोचकर तो ऐसा लगता है जैसे मैं कितनी लकी हूँ जो अब मेरी किस्मत में है। लकी तो मैं हूँ जानम, जो तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो। मैं खुद को दुनिया का सबसे लकी इंसान डिक्लेयर कर दूं, ऐसा मन करता है। सच में जानम, मैं शायद कभी शब्दों में बता नहीं पाऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, क्योंकि वो शब्द बने ही नहीं है जो मेरे प्यार की गहराई को समझा सके।
पर एक वादा करता हूँ तुमसे कि इतना प्यार दूंगा ना मैं तुम्हें कि तुम्हें खुद से प्यार हो जाएगा। मुझे पता है सब मेरे होने वाले पति देव जी, आप पर खुद से ज़्यादा भरोसा है मुझे। चलिए अब आप फ़ोन रखिए। और कोई काम नहीं है क्या आपको जो मुझसे बातें करने में लगे हुए हैं आप? अरे जानम, तुम्हारे अलावा क्या काम है मुझे भला? मेरी तो जिंदगी तुम्हारे नाम है, फिर ये कुछ पल क्या है? और अब 2 दिन तो तुम्हें तुम्हारी आवाज़ सुनकर ही महसूस कर सकता हूँ ना। इसके अलावा और कोई चारा है ही नहीं मेरे पास। वो बेचारा सा मुंह बनाकर बोला। तो प्राप्ति बोली, अच्छा जी ठीक है, अब फ़ोन कट कीजिए और कोई काम कर लीजिए। फिर हल्दी का टाइम हो जाएगा, तैयार नहीं होना आपको? हाँ हाँ जा रहा हूँ पत्नी देवी जी, तैयार होने ही जा रहा हूँ। गुड बाय जानम, एंड आई लव यू इन्फिनिटी। आई लव यू टू मान। फिर दोनों ने फोन रख दिया मुस्कुराते हुए। शाम हुई, अभिमान तैयार होकर आया और उसे हल्दी लगनी शुरू हुई। सबने जमकर उसे हल्दी लगाई और नीला ने तो उसे हल्दी से नहला दिया था पूरा। यूं ही हंसते खेलते रस्म पूरी हुई और नीला फिर से प्राप्ति के घर गया हल्दी लेकर, ताकि वो इसी बहाने विद्या से मिल सके। वहां जाकर उसने हल्दी प्राप्ति की मम्मी को थमाई और विद्या के साथ बातों में लग गया किसी बहाने से। प्राप्ति को रस्म के लिए लाया गया। आज उसने येलो कलर का बहुत प्यारा सा लहंगा और फ्लावर ज्वेलरी पहन रखी थी, जो कि सब ऑब्वियसली अभिमान ने ही सिलेक्ट किया था। प्राप्ति की छोटी से छोटी चीज उसने खुद सिलेक्ट करी थी। प्राप्ति को बिठाया गया और हल्दी लगनी शुरू हुई। सबने बड़े प्यार से उसे हल्दी लगाई और नीला ने कुछ फोटोज और एक वीडियो बना ली थी, जैसे कि उसे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। अरमान की तरफ से जहान ने भी प्राप्ति को अपने छोटे छोटे हाथों से हल्दी लगाई, बहुत खुशी से। फिर नीलय वहां से चला गया। हल्दी की रस्म खुशी खुशी पूरी हो गई थी। सबके अंदर शादी को लेकर एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। सब झूम रहे थे एक तरह से। पूरा दिन यूं ही बीत गया और सब थककर सो गए आखिर, क्योंकि अगले दिन संगीत का कार्यक्रम था। सुबह हुई तो कोई अपनी शाम की परफॉर्मेंस की रिहर्सल कर रहा था, तो कोई सॉन्ग की सिलेक्शन में लगा हुआ था अभी। आज की शाम के लिए सब एक्स्ट्रा एक्साइटेड थे, क्योंकि सबको पता है कि संगीत नाइट सबकी फेवरेट होती है। शाम हुई और मेहमान वगैरह आने शुरू हो गए। निशा स्टेज की डेकोरेशन की तरफ लगी पड़ी थी। वो अपने हिसाब से सब करवा रही थी। स्टेज का काम खत्म करके वो अंदर तैयार होने चली गई। अभिमान की मम डैड से बोली, देखिए तो कितनी खुश है अपने भाई की शादी के लिए, भाग भाग कर लगी पड़ी है तैयारियों में। हाँ तो दोनों भाई बहन शुरू से एक दूसरे के आगे पीछे घूमते फिरते थे ना। याद है बचपन में एक दूसरे के बिना कहाँ रहते थे दोनों। अब बहुत कुछ बदल जरूर गया है, पर भाई बहन का प्यार यूं ही बरकरार है और बस यूं ही रहे भगवान करे। अरमान भी बहुत प्यार करता है निशा से। जी, वो तो दिखता ही है सबको। उसने अभी से उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया है जो उसकी बहन के योग्य हो। शर्तें रखी हैं जनाब ने कुछ, कि अगर इन पर खरा उतरेगा लड़का तभी मंजूर किया जाएगा। हाँ, पर मुझे लगता है कि जो कोई भी निशा के लिए बना होगा वो खुद आ जाएगा सामने, देखना। हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कोई। मैंने भी यही कहा उसे। इसलिए अब थोड़ा शांत है वो, क्योंकि अब निशा भी उदास नहीं है ना, तो उसे थोड़ी तसल्ली है। नहीं तो निलय की ना के बाद वो एकदम जिद पर था कि निशा को खुश करने के लिए लड़का ढूंढेगा अभी के अभी। चलो अब सब ठीक है, हमारे लिए वही बहुत है। चलिए अब आप भी तैयार हो जाइए जाकर। लड़के की माताजी नहीं तो फंक्शन अधूरा लगेगा आपकी चमक धमक के बिना। वो अरमान की मम को छेड़ते हुए बोले, तो मम भी उनके साथ मस्ती करते हुए बोली, जी बिल्कुल सही कहा आपने। आखिर मेरे अरमान की शादी है, पूरे शहर में शादी के चर्चे होने हैं, तो माँ और बाप दोनों को उसी लेवल पर सज धज कर रहना पड़ेगा। इसलिए आप भी जाइए और तैयार हो जाइए। फिर दोनों यूं ही बातें करते करते तैयार होने चले गए। अभिमान ने कुछ जुगाड़ लगाकर सबको मना लिया था कि संगीत की रस्म अभिमान के घर पर ही होगी, इसीलिए प्राप्ति की फैमिली भी उधर ही आ जाए। इसलिए सब तैयार होकर बस वहां पहुंच गए टाइम से। आज प्राप्ति ने बेबी पिंक कलर का इंडो वेस्टर्न गाउन पहना था और बाल खुले और लाइट मेकअप किया हुआ था, जो कि काफी था उसके रूप को और निखारने के लिए। अभिमान भी तैयार होकर नीचे आया और जैसे ही सामने बैठी प्राप्ति पर उसकी नजर पड़ी, तो वो दिल पर हाथ रखे वहीं खड़ा रह गया। वो खुद से बोला, सुना था प्यार होने से निखार बढ़ जाता है इंसान का, लेकिन यहाँ तो हम दोनों के हिस्से का निखार जानम अकेली ही ले रखी है। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है भला?
मतलब हर चीज़ की हद होती है, खूबसूरत लगने की भी। लेकिन ये हमारी होने वाली मिसेस खंडेलवाल को कुछ पता ही नहीं है बाउंड्री नाम की चीज़ का। बस लगी बढ़िया है मुझे अपने पीछे लट्टू बनाने में। अजी मैं तो पहले से ही आपके बस में हूँ, होने वाली बीवी जी, और जादू दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको अपने हुस्न का। वो खुद से बातें कर रहा था कि तभी निशा आई और शरारती अंदाज में बोली, बस करो भाई, खुद की ही नज़र लगा दोगे क्या भाभी को? उसकी आवाज़ से वो होश में आया और अपना हाथ नीचे किया और बोला, बहुत बोलती हो तुम छुटकी, चलो नीचे। कहते हुए वो कल्टी मारकर वहां से नीचे चला गया। सब लोग बातों में लगे थे कि एकदम से सारी लाइट्स ऑफ हुई और स्टेज पर स्पॉटलाइट पड़ी और निशा माइक लेकर वहां खड़ी थी। वो बोली, लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सबको पता है कि आज मेरे प्यारे भाई और खूबसूरत भाभी की शादी की संगीत नाइट है, तो हम सब आज खूब धमाल करने वाले हैं। सबने तालियां बजाई और निशा बोली, तो आज की इस शाम की शुरुआत हम करते हैं एक धमाकेदार परफॉर्मेंस से, जिसे हमारे सामने पेश करने आ रहे हैं हम सबके प्यारे न्यारे दुलारे, मेरे फेवरेट कपल, बड़े पा और बड़ी माँ। गिव देम ए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। इतना कहकर वो स्टेज के पीछे चली गई। सबने जोर से तालियां बजाईं और म्यूजिक स्टार्ट हुआ और अरमान के मॉम डैड की एंट्री भी। जैसे ही मॉम डैड की एंट्री हुई तो ये गाना बजने लगा, क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। मम आगे आगे चल रही थी और डैड उनके पीछे पीछे उनकी साड़ी का पल्लू पकड़ते हुए चल रहे थे। दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे। अरमान हूटिंग करने लगा उनको ऐसे देखकर। उन्होंने बहुत प्यारा और क्यूट परफॉर्मेंस किया और फिर सब लोग जोर जोर से तालियां मारने लगे और अरमान और निशा तो हूटिंग कर रहे थे। मोम शर्माते हुए स्टेज से नीचे उतर गईं और सबके बीच चली गईं। निशा ने उन्हें हक कर लिया। सबको बहुत पसंद आया था उनका परफॉर्मेंस। उनके बाद निशा ने अनाउंस किया प्राप्ति के मॉम डैड का नाम। वो भी स्टेज पर आए और गाना बजने लगा। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिंडोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। प्राप्ति की मम्मी शर्माते हुए हौले हौले स्टेप कर रही थी और पापा उनके मूव्स के साथ मैच करने की कोशिश कर रहे थे। उनका गाना खत्म हुआ और वो नीचे आ गए। सब फिर से तालियां मारने लगे। प्राप्ति बहुत खुश हुई उनका परफॉर्मेंस देखकर। आगे बारी आई निलय और विद्या की। विद्या को डांस करना नहीं आता था, पर प्राप्ति ने जोर दिया तो वो राजी हुई थी। फिर वो स्टेज पर आए और गाना चलने लगा, मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, ओ मैनू कहंदी ना ना ना। दोनों ने बहुत धमाकेदार डांस किया। सबने बहुत एंजॉय किया और तालियां मारकर उन्हें अप्रिशिएट किया। फिर अलका और कुशांक आए। असल में दोनों को डांस करने में इंटरेस्ट नहीं था, पर प्राप्ति ने दोनों को इंसिस्ट किया था, तो दोनों जैसे तैसे मान गए। दोनों स्टेज पर आए और बिल्कुल ओल्ड 90s कपल की तरह हल्के मूव्स के साथ डांस करने लगे। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अलका का हाथ पकड़कर बोल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने दिल की बात इनडायरेक्टली उसे बता रहा हो, सबके सामने। प्राप्ति को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था कि फाइनली अलका की जिंदगी भी सही ट्रैक पर आने वाली है। अभिमान और प्राप्ति साथ में बैठे थे। उसे इतना खुश देख अभिमान ने उसकी तरफ देखा और बोला, क्या बात है मिसेस खंडेलवाल, आप उन दोनों को देखकर इतना खुश क्यों हो रही हैं? अरे देखिए ना, दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में। आई जस्ट होप कि दोनों जल्दी से साथ आ जाएं, ताकि अलका दी को उनके हिस्से की खुशियां मिल सकें। हाँ अच्छे तो लग रहे हैं, पर हम दोनों जैसे नहीं लग सकते कोई भी कपल। वो प्राप्ति की तरफ देखते हुए बोला, तो प्राप्ति शर्मा दी और बोली, अच्छा जी। अभिमान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जी बिल्कुल, किसी से भी पूछ लो चाहे, हम दोनों जैसा कोई और नहीं। ठीक है ना, मान लिया। अब आप आगे देखिए, उधर परफॉर्मेंस चल रहा है, मेरे चेहरे पर नहीं। अभिमान उसकी ठुड्डी को टच करते हुए बोला, जी नहीं, मेरे लिए तो सारी परफॉर्मेंस और शो तुम्हारे चेहरे पर ही चलती है। बाकी दुनिया में क्या चल रहा है मुझे क्या परवाह। प्राप्ति उसके चेहरे को आगे करते हुए मुस्कुराकर बोली, आप भी ना, अब आगे देखिए, नहीं तो सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। अरमान भी बिलस करते हुए आगे देखने लगा। अलका थोड़ा सा हेसिटेट कर रही थी पहले, फिर वो कुशांग के साथ कंफर्टेबल हो गई और अच्छे से परफॉर्मेंस किया। फिर दोनों नीचे आ गए। सबने उनको बहुत अप्रिशिएट किया। अलका मुस्कुरा दी और कुशांग बहुत खुश हुआ अलका के साथ डांस करके। और निशा को सोलो परफॉर्म करना था क्योंकि उसका कोई पार्टनर नहीं था, इसलिए वो आई स्टेज पर और गाना बजने लगा।
बोले चूड़ियाँ, बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना। वो बहुत अच्छा डांस कर रही थी। अभिमान हूटिंग करने लगा उसके डांस पर तो। तेरे बिन दिल नहीं हो लगता, मैं तो मर गई यहाँ। ले जा सोनिया, ले जा दिल, ले जा। आगे थोड़ा गाना चला, उसने डांस किया और जैसे ही मेल पार्ट आया तो गाना बंद नहीं हुआ, बल्कि साइड से किसी की एंट्री हुई। एक लड़का जो दिखने में बहुत स्मार्ट था, कोट पैंट पहने हुए था। वो सीढ़ियों से स्टेज पर चढ़ने लगा, निशा की तरफ देखते हुए, और साथ में लिपसिंग भी कर रहा था। निशा उसे देखकर हैरान हो गई और वहीं स्टिल खड़ी रह गई। वो आगे बढ़ा, निशा के पास आ गया और उसका हाथ पकड़कर उसे घुमा दिया और गाने के साथ मूव्स करने लगा। बोले चूड़ियाँ, बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना। तेरे बिन जियो नहीं लगता, मैं ये मर जावा। ले जा सोनिया, ले जा दिल, ले जा। पूरा गाना उसने निशा के साथ परफॉर्म किया और सब बस हैरानी से उसकी तरफ देखे जा रहे थे। गाना खत्म हुआ तो सबने तालियां बजानी शुरू कर दी। वो लड़का रुका तो निशा हैरानी से अभी भी उसे देख रही थी। उसने उसकी आंखों के सामने चुटकी मारी और बोला, अरे ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे पहली बार देख रही हो मुझे। हाँ, वो हैरानी से बोली। नवीन, तुम्हें अचानक से कैसे? हाँ, सरप्राइज अचानक ही दिए जाते हैं निशा जी। क्यों सरप्राइज देने की क्या सूझी तुम्हें मुझे? बताता हूँ, अभी वेट। कहते हुए उसने लाइट वाले को इशारा किया तो लाइट्स बंद हो गईं पूरे हॉल की, और एक स्पॉटलाइट पड़ी स्टेज पर जहाँ वो दोनों खड़े थे। नवीन एक घुटने के बल निशा के सामने बैठ गया। सब ये देखकर आंखें फाड़े रह गए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था किसी के लिए भी। नवीन को ऐसे देख निशा के भी होश उड़ गए थे। वो बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? नवीन ने अपने पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और उसे खोलकर निशा के आगे करते हुए बोला, निशा, पता नहीं ये समय सही है या नहीं ये बात कहने का, पर अगर आज नहीं कहा तो शायद कभी हिम्मत नहीं कर पाऊंगा फिर, क्योंकि अभी हिम्मत दी है मुझे ये बात करने की तुम्हारे एब्सेंस ने। जब से तुम यहाँ आई हो निशा, तब से मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। इसलिए इंतजार न करते हुए मैं बस यहाँ चला आया तुमसे अपने दिल की बात कहने कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ निशा। यस, आई लव यू निशा। यह सुनकर निशा हैरान एकदम, और सबके मुंह भी खुले के खुले रह गए। नवीन आगे बोला, हाँ निशा, तुम्हारे साथ रहते रहते कब तुमसे प्यार हो गया पता ही नहीं चला मुझे। मुझे लगा हम सिर्फ दोस्त हैं, पर जब से तुम लंदन से यहाँ आ गई तब से मुझे सब अधूरा सा लग रहा था। तब इसका जवाब मुझे ये मिला कि मुझे तुमसे प्यार हो गया, इसलिए मैं पूरी जिंदगी के लिए तुम्हारा साथ चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी निशा? निशा कुछ नहीं बोल रही थी। सब तरफ साइलेंस था एकदम, कि अचानक से प्राप्ति अपनी जगह पर खड़ी हुई और बोली, से यस निशा, से यस। फिर अभिमान भी उठा और बोला, हाँ निशा, से यस। निशा ने उनकी तरफ देखा तो धीरे धीरे सब यही बात कहने लगे, से यस, से यस। सबको ऐसे सपोर्ट करते देख नवीन बहुत खुश हुआ, पर अभी निशा ने कोई जवाब नहीं दिया था। नवीन उसके जवाब का इंतजार कर रहा था और बाकी सब भी। नवीन आंखों में चमक लिए निशा की तरफ देख रहा था। निशा अभिमान की तरफ देखने लगी और अभिमान ने इशारा किया हाँ करने का, पर वो अभी भी उसी की तरफ देखे जा रही थी। तो प्राप्ति ने अभिमान को इशारे से उसके पास जाने के लिए कहा। अभिमान ने आंखों से हामी भरी और मुस्कुराते हुए उनके पास स्टेज पर गया और उससे आंखों से पूछा कि क्या वो राजी है। तो निशा थोड़े असमंजस में थी। तो प्राप्ति भी आई और उसने धीरे से कहा, निशा, तुम राजी हो इस नई शुरुआत के लिए? तो निशा ने कहा, शायद, पर मैं श्योर नहीं हूँ भाभी। तो प्राप्ति ने कहा, एक मौका देकर देखो उसे, अगर तुम उसे अच्छे से जानती हो तो। तो निशा ने आंखों से ऐसे पूछा जैसे कह रही हो, आपको सच में लगता है? प्राप्ति ने हाँ में इशारा किया तो निशा मुस्कुरा दी और प्राप्ति ने उसका हाथ पकड़कर आगे किया तो नवीन ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ में अंगूठी पहना दी और सब क्लैपिंग करने लगे। प्राप्ति और अभिमान ने भी क्लैप किया। नवीन उठा और अभिमान के पास जाकर बोला, थैंक यू सो मच बड़े भाई, आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका भरोसा और निशा के चेहरे की मुस्कुराहट को हमेशा बनाए रखूं और आपको शिकायत का कोई मौका ना दूं। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा तो अभिमान ने उसके हाथ नीचे किए और बोला, थैंक यू, मुझे नहीं अपनी भाभी को कहो, उसी ने कहा मुझे तुमको मौका देने के लिए, और तुम्हारी निशा को भी। उसके भरोसे पर मैंने भरोसा किया है। नवीन प्राप्ति के पास गया और उसके पैर छूकर बोला, थैंक यू सो मच भाभी, आपने मुझ पर ट्रस्ट दिखाया
और निशा और बड़े भाई को मनाया, उसके लिए भी। थैंक यू सो मच। प्राप्ति बोली, मैंने तो बस आपकी आंखों में जो सच्चाई देखी उस पर विश्वास किया है। बाकी उसे बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है और हमारी निशा को खुश रखना भी। वो मुस्कुराते हुए बोली तो नवीन बोला, जरूर, मेरा वादा है आप सबसे कि मैं निशा को कभी दुखी नहीं होने दूंगा, हमेशा उसे खुश रखूंगा। फिर नवीन के लिए अभिमान ने रिंग अरेंज की और निशा ने उसे रिंग पहनाई और दोनों ने अभिमान के मॉम डैड से आशीर्वाद लिया। फिर बाकी सबका भी आशीर्वाद लिया और खुशी से उनकी सगाई हो गई। एक ही शुभ अवसर पर दो दो शुभ कार्य हो गए। सब बहुत खुश थे। सबने बारी बारी से उन्हें बधाई दी। फिर अब जबकि सबका परफॉर्मेंस हो चुका था तो बचे थे अब हमारे लीड कपल यानी अभिमान और प्राप्ति। अब उनकी बारी थी। सब लाइट्स ऑफ हुई और स्टेज पर स्पॉटलाइट चली और दोनों की एंट्री हुई। अभिमान ने प्राप्ति का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए गाने के लिरिक्स के साथ लिपसिंग करने लगा। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, दाएं बाएं मूव्स करते हुए। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। मैं अगर कहूँ तुम सा हसीन कायनात में नहीं है कहीं। उसका हाथ पकड़कर उसे घुमा दिया और फिर से अपने पास ले आया और उसकी कमर पर हाथ रखकर आगे और पीछे कदम लेते हुए मूव्स करते हुए। तारीफ यह भी तो सच है, कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। फिर कुछ कदम पीछे हट गई तो अभिमान कुछ कदम आगे चलकर उसके पास जाकर उसके आगे पीछे चलते हुए घूमकर गाने लगा। उसके लहंगे के दुपट्टे को लहराते हुए आसमान की तरफ इशारा करते हुए, है जैसे बादल बाहों में भरी है जैसे चांदनी। उसके चेहरे को एक हाथ से थामकर आंखों में देखते हुए, रूप ये चांदनी, मैं अगर कहूँ ये दिलकशी, अपनी दोनों बाहें फैलाते हुए, है नहीं कहीं ना होगी कभी। तारीफ ये भी तो सच है, कुछ भी नहीं। एक हाथ पीछे करके एक हाथ प्राप्ति के सामने किया तो उसने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया और अरमान पीछे कदम बढ़ाने लगा। ऐसे ही और प्राप्ति मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगी। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। प्राप्ति ने अरमान के गले में बाहें डाल ली तो सब लोग जोर से हुटिंग करने लगे। अरमान ने उसकी कमर पर हाथ रख लिए और प्राप्ति अरमान की आंखों में देखते हुए गाने के बोल गुनगुनाने लगी। तुम हुए मेहरबान तो है ये दास्तान। प्राप्ति ने अपना एक हाथ ऊपर से नीचे लाया और साथ ही अम्मान ने अपने हाथ को मिलाकर नीचे लाया और बहुत प्यार से मूव किया। तुम जहाँ मैं वहाँ। अम्मान पीछे हटकर एक घुटने पर बैठकर अपने दिल पर हाथ रखकर, मैं अगर कहूँ हम सफ़र मेरी, गुलाब का फूल उसके सामने करते हुए, अप्सरा हो तुम या कोई परी। प्राप्ति ने गुलाब ले लिया और अरमान उठकर उसके पास आया और उसे घुमाकर उसकी कमर को बाहों में थामकर कंधे पर सर रख लिया। दोनों यूं ही खोए हुए थे गानों में कि एकदम से लाइट्स ऑन हो गई और सब लोग जोर जोर से तालियां मारने लगे। तब दोनों को होश आया और प्राप्ति शर्माते हुए स्टेज से नीचे उतर आई और अपनी मम्मी के पास जाकर उनके गले मिल गई। और अरमान तो ऐसे खड़ा था प्राउडली जैसे पता नहीं कौन सी जंग जीत ली हो। फिर मुस्कुराते हुए नीचे आया और सब लोगों ने बहुत सराहा उनकी डांस परफॉर्मेंस को। इसी तरह से सबकी परफॉर्मेंस खत्म हुई और बाकी डीजे यूं ही चलता रहा काफ़ी देर। फिर खाना खाकर सब मेहमान लोग जाने लगे और घर के लोग ही रह गए। अब फैमिली वाले ही थे घर पर। सीमा ने सबके लिए चाय बनाई और सब एक साथ बैठे थे। नीला ने निशा और नवीन को बेस्ट विशेष दी और निशा ने भी थैंक यू कहा। फिर नवीन ने अपने बारे में बताया कि वो लंदन में निशा के साथ ही पढ़ता था। उसकी फैमिली भी वहीं सेटल्ड है और उसने अपनी फैमिली को यहाँ आने से पहले बता दिया था कि वो किस लिए यहाँ आ रहा है और मम डैड ने अप्रूव्ड भी किया था। इसलिए आकर उसने निशा को सबके सामने प्रपोज किया। फिर उसने अपने मम डैड को वीडियो कॉल की और सबसे बात करवाई। वो लोग भी काफ़ी खुश हुए सबसे मिलकर। आज का दिन बहुत ही अच्छा था सबके लिए। अब प्राप्ति की फैमिली को घर जाना था तो अभिमान उसके मम्मी पापा को और जहान को छोड़ने गया एक गाड़ी में और दूसरी गाड़ी में अभिमान प्राप्ति को और अलका को छोड़ने गया। सब आज के बारे में बातें कर रहे थे कि कितना प्यारा दिन था आज आखिर। अभिमान के घर पर भी डिनर करके सब सो गए। अभिमान ने और नीला ने सबको घर छोड़ा और चले गए। वो सब भी जाकर बस सो गए क्योंकि थके हुए थे सब। अगली सुबह बहुत खास होने वाली थी। सब नॉर्मल ही था। प्राप्ति दूध का गिलास पकड़े जान को पूरे घर में ढूंढ रही थी पर वो कहीं नजर नहीं आ रहा था उसे। वो हर जगह देखकर थक गई
फरजान कहीं नहीं था। सुबह सुबह कहाँ गया वो? अभी सोच ही रही थी कि उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर नाम देखकर प्राप्ति हैरान और परेशान हो गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।